नमस्कार, बातें दिल की सीजन 2 के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और ये खास सीरीज आप तक लेकर आए हैं स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ द केयर गिवर्स, यानी कि ऐसे लोग अपना ख्याल कैसे रखें या उनका ख्याल कैसे रखा जाए जो अपने घर में किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, किसी के केयर गिवर हैं, और खासकर तब जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के केयर गिवर हैं जिसे मानसिक बीमारी है। आप में से बहुत सारे लोग इस बातचीत से कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार किसी की देखभाल करते करते खुद को भूल जाते हैं, दूसरों की सेहत का ख्याल रखते रखते अपनी सेहत भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि इसकी वजह से जो तनाव हो रहा है उसका बुरा असर हम पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो जो केयर गिवर्स होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी देखभाल कैसे की जाए, वो अपना ख्याल कैसे रखें। और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर पारुल पाराशर। तो पारुल, जैसा आप जानती हैं, आज हम बात करने वाले हैं केयर गिवर्स की, जो ऐसे लोग जो देखभाल करते हैं किसी और की। और देखभाल तो बहुत तरह के लोगों की होती है, घर में अपना कोई बीमार हो, कोई क्रिटिकल इलनेस हो, लेकिन आज हम खासकर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें किसी अपने की देखभाल करनी पड़ती है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, कोई मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहा हो, और उसका केयर गिवर। तो सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे पारुल कि जो ऐसे लोग होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, जिनके घर में कोई अपना मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा हो, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारियां और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या होती हैं? देखिए, जब कोई एक केयरगिवर है, एक पर्सन का जिसको मानसिक बीमारी है, तो पूरा फैमिली उसके साथ रह रहा है, उसका असर पूरी फैमिली पर पड़ेगा। तो जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे उसकी दिनचर्या की जिम्मेदारी, दवाइयों की जिम्मेदारी, कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर विजिट हो, शायद उसकी फाइनेंशियल नीड्स की जिम्मेदारी। और चैलेंज ये एक पड़ जाता है कि जो भी उनके मेंटल इलनेस का या उनकी मानसिक रोग का जो भी उनके मूड स्विंग्स या जो भी मूड पर असर होता है, वो भी केयर गिवर पर ही बहुत बार आता है। जैसे चाहे वो गुस्सा हो या मूड स्विंग हो, तो मुश्किल पड़ जाता है केयर गिवर के लिए। इसको एक टर्म भी कहते हैं, केयर गिवर्स बर्डन। तो पारुल, कई बार काउंसलिंग के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि भाई जिसको मेंटल इलनेस है वो तो है, उसका तो जो भी इलाज चल रहा होगा, लेकिन जो केयर गिवर है उसकी मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है देखभाल करते करते। तो किसी प्रियजन की जो देखभाल करता है उसके भी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ जाता है। और हमने देखा है कि जो अपने आप को बहुत मजबूत भी समझते हैं, वो भी तनाव में आ जाते हैं। तो तनाव अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फिजिकल होता है कि बॉडी के किसी पार्ट में दर्द होना, सर दर्द, पेट दर्द, पेट पे बहुत असर होना, गैस, एसिडिटी, बहुत अनएक्सप्लेन्ड एक्स एंड पेन्स। फिर एक फीलिंग्स पे, जैसे एक बेबसी, एक शर्मिंदगी, ये सोचना कि दूसरे मुझे नीचा देख रहे हैं, एक दुख की फीलिंग। फिर एक फीलिंग कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। और फिर इसका इम्पैक्ट बिहेवियर पे पड़ना, जैसे चिड़चिड़ापन और गुस्से की वजह से अपने फैमिली मेंबर, वाइफ, हस्बैंड या बच्चे, किसी को भी पीट देना या उन पे चिल्लाना। फिर जो फैमिली फंक्शंस हैं या समारोह हैं, उनको अवॉइड करना। शराब या नशीले पदार्थ, सिगरेट का अधिक उपयोग करना। तो बहुत अलग अलग असर पड़ते हैं किसी के मतलब मेंटल हेल्थ पे। और इसलिए केयर गिवर को, जो मैं आपको एक बता रही थी, केयर गिवर बर्डन तभी कहते हैं ऐसे, क्योंकि ये आसानी से उठाने वाली चीज नहीं है। इसको बहुत समझना पड़ता है, इसके लिए बहुत अपने आप पे काम करना पड़ता है, इसको एक उठाने के लिए। तो कैसे कैसे एक केयर गिवर अपनी भी देखभाल करे, मतलब उसकी तो देखभाल करे ही जिसको उसकी जरूरत है, जो कोई मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है उसका अपना, लेकिन अपनी भी देखभाल करे कि वो उसकी देखभाल करते करते वो खुद बीमार ना पड़ जाए। क्या क्या करना चाहिए? देखिए रिचा, सबसे पहले तो एक अवेयरनेस कि इट इज नॉट सेल्फिश टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि कई बार अगर मेरे स्कूटर में पेट्रोल नहीं है, तो क्या मैं किसी और को चढ़ा सकती हूँ अपने स्कूटर पे? क्या मैं खाली घड़े से किसी को पानी पिला सकती हूँ? तो बहुत बार हमने देखा है कि जो केयर गिवर हैं
वो पूरा अपना ध्यान जो उनका फैमिली मेंबर है उस पे लगा देते हैं और खुद तनाव और तकलीफ में आ जाते हैं। तो सबसे जरूरी है ये अवेयरनेस कि मुझे अपना भी ध्यान रखना है और ये सेल्फिश नहीं है। और उसके बाद एक ये अवेयरनेस कि कभी कभी फील करना, सैड फील करना या ओवरवेल्म फील करना, परेशान फील करना, ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है इस सिचुएशन में। तो अपने आप को इसमें क्वेश्चन ना करना, एक्सेप्ट करना कि ये नॉर्मल बात है। अगर मेरे को बहुत, आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ या दुखी फील कर रही हूँ, ये फीलिंग झुंझलाहट हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है। एग्जैक्टली, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और ये अपने आप को कहना कि ये नेचुरल है, मेरी सिचुएशन में मेरे ऊपर है तनाव और मेरे को ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे ऊपर तनाव है, ये मुश्किल सिचुएशन है। फिर उसके बाद जब ये एक्सेप्टेंस हो तो अपना ध्यान रखना, जैसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एक हेल्दी डाइट खाना, अपनी नींद की दिनचर्या का ध्यान रखना, एक्सरसाइज, पानी पीना, तो अपने आप को स्ट्रांग रखना ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाऊं। फिर है कि किसी हॉबी में या कोई जो चीज मुझे मजा देती हो उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना एक हेल्दी वे में। जैसे चाहे वो कोई बुक पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो, किसी फ्रेंड से जाके मिलना हो, तो अपने आप को मतलब जो ये चीजें हमें खुशी दें वो बहुत माइंडफुली टाइम लेके अपने लिए भी ये करना बहुत जरूरी बन जाता है इन सिचुएशंस में। तो ये कुछ आसान तरीके हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर का ध्यान देते हुए भी अपना ध्यान दे सकते हैं। और ऐसे लोग अगर कभी ऐसा लग रहा है कि अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें प्रोफेशनल काउंसलिंग लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए, या किसी अपने से कोई बात करनी चाहिए? मतलब शेयरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नो? वेरी इंपॉर्टेंट ऋचा। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण दूंगी। तो संजीवनी में एक लेडी आई थी एक बार, जो 20 साल से मैरिड थी एक आदमी के साथ, जो जिनको डायग्नोज किया गया था मेंटल इलनेस से, और उस मेंटल इलनेस की वजह से उनको कभी कभी डिप्रेशन रहती थी, कभी कभी मूड स्विंग्स रहते थे। लेकिन जब ये लेडी संजीवनी आई तो इनको बहुत गुस्सा था अपने हस्बैंड के प्रति कि इतने हाईली एजुकेटेड हैं तो क्यों ऐसे तरीकों से बिहेव करते हैं। और जब वो अपनी फैमिली मेंबर्स को ये बातें बताती थी तो फैमिली मेंबर्स कहते थे, अरे सब हस्बैंड ऐसे होते हैं, ये तो रिश्ता ही ऐसा होता है। तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो जब वो संजीवनी आई तो उनको इनकरेज किया गया कि आप जाइए साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, समझिए कि क्या है ये मेंटल इलनेस जिसकी वजह से आपके हस्बैंड के क्या सिम्टम्स हैं। तो जब वो गई तो 20 साल के बाद वो समझी कि वो उनका हस्बैंड का जो वो बिहेवियर वो समझ नहीं पा रही थी, एक्चुअली सिम्टम्स थे उनके मेंटल इलनेस के। तो एक बार जब उन्हें ये समझ आया तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और एक एम्पैथी भी बढ़ी अपने हस्बैंड के लिए। और फिर उन्होंने अपना भी एक बेटर तरीके से ध्यान देना शुरू किया। तो बिल्कुल, अगर हमें लग रहा है कि डिस्पाइट ट्राइंग हम नहीं कोप कर पा रहे, तो बिल्कुल हमें किसी प्रोफेशनल संस्था के पास जाके हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेंटल इलनेस के बारे में। अगर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं भी कई बार तो उनको इतनी समझ नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक स्टिग्मा भी है सोसाइटी में। तो अगर हमें लग रहा है कि हमें वो सपोर्ट अपने लव्ड वन से नहीं मिल रहा है तो हम जरूर हमें कहीं मदद लेनी चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए। अच्छा पारुल, मैं ये भी समझना चाहूंगी, अभी हमने बात की उन केयर गिवर्स की जिन्हें ऐसे लोगों की देखभाल करनी है जिन्हें मानसिक रूप से कोई परेशानी है, लेकिन अब हम सारे तरह के केयर गिवर्स की बात करें। अभी हाल ही में कोविड के दौरान हमने देखा, उसके बाद कोविड के बाद लोगों को बहुत तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो कोई ना कोई तो उनका घर में देखभाल ही कर रहा होगा। कैंसर पेशेंट्स की बात करें, या कई बार किसी के घर में अल्जाइमर्स जैसी बीमारी भी हो जाती है, उस पर भी देखभाल करनी पड़ती है। क्या सभी केयरगिवर्स इसी तरह के स्ट्रेस और टेंशन में जीते हैं जब किसी अपने की देखभाल करते हैं? बिल्कुल ऋचा, बहुत चैलेंजिंग होता है किसी और की देखभाल करना। और अभी आपने कोविड की बात की तो हमारे पास बहुत ऐसे लोग आए कोविड में जो केयरगिवर्स हैं, जो हमें बताते हैं कि कितना मुश्किल हो गया उनके लिए कोविड के टाइम, क्योंकि एक ये स्ट्रेस बना रहता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली मेंबर जो मुझ पे डिपेंडेंट है उनका क्या होगा, अगर मैं अस्पताल पहुंच गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा,
अगर किसी कारण कोविड कॉन्ट्रैक्ट करके मेरी डेथ हो गई तो क्या होगा मेरे पीछे। और फिर कोविड में ये भी हो गया है कि बाहर से जो पहले हमें शायद कहीं सपोर्ट मिलता था, चाहे वो घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प हो या कोई और भी सपोर्ट, फैमिली मेंबर्स कहीं और से आके हेल्प कर रहे हैं, वो भी रिड्यूस हो गया है। तो हमारा तनाव बढ़ गया है, हेल्प रिड्यूस हो गई है। जो पहले डिस्ट्रैक्शंस थे कहीं बाहर जाने के या कोई लोगों से मिलने के या जॉब पे जाने के, वो भी कम हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों की का स्ट्रेस, एंजाइटी, एक फटीग, एक थकावट बहुत बढ़ गई है। तो और ये भी हो गया है कि कोविड की वजह से फाइनेंशियली बहुत लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर हम केयर गिवर हैं और हमारा फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ा है तो उसका भी एक अपना तनाव होता है। तो मतलब बहुत ज्यादा कोविड ने केयर गिवर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट किया है। और जो आपने दूसरी इलनेसेस बोली, चाहे वो एल्जाइमर्स हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो इवन अल्कोहलिज्म हो, बहुत मुश्किल होता है किसी और का ध्यान देते हुए अपना भी ध्यान दे पाना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, हमारा पूरा फोकस उस फैमिली मेंबर पे हो जाता है और हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जब तक हम अपना ध्यान ना दें, हम किसी और का ध्यान ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो हम जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी अपने पे लगाएं, हम उतनी ही एनर्जी दूसरे पे अच्छी तरह लगा पाएंगे। जी पता है पारुल, आज मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ये शो देखेंगे, आज हमने एक ऐसे टॉपिक को छुआ है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग इस पर बात नहीं करते। हम उस इलनेस की बात कर लेते हैं कि भाई इसको ये समस्या है, ये कैंसर पेशेंट है या ये मेंटली इल पेशेंट है, इनका ये इलाज होना चाहिए, इनकी ऐसे देखभाल होनी चाहिए। लेकिन देखभाल करने वाले के मानसिक स्थिति पर, उसके तनाव पर, और वो तनाव हर तरह का होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, भाई बार बार अस्पताल लेकर जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है या काउंसलर के पास ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है। तो मुझे लगता है बहुत सारे आज लोगों को एक होप या स्ट्रेंथ मिल रही होगी आपकी बातें सुनकर। तो चलते चलते आप सारे केयर गिवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और वो चाहे फिजिकल इलनेस वाले पेशेंट्स की केयर गिवर्स हो, चाहे मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स के केयर गिवर्स हो? तो मैं 2 मैसेजेस देना चाहूंगी ऋचा, कि एक तो कि इट इज नॉट सेल्फिश टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि जब तक हम अपना पूरा ध्यान नहीं देंगे, हम किसी और का ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरा, इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब हम केयर गिवर से पूछते हैं आप कैसे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक एक्सेप्ट करना कि मुझे मदद की जरूरत है शायद एक साइन ऑफ वीकनेस माना जाता है, या कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभा नहीं पा रही हूँ ऐसा माना जाता है, मैं दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। या कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे देखो जरा सी देखभाल किसी की क्या कर ली तो दया चाह रही है ना, लोगों को ये भी लगता है कि कंप्लेन कर रही है, शिकायत कर रही है या कर रहा है। लेकिन अगर हम, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, कि अगर बहुत ज्यादा हमें लग रहा है, ओवरवेल्म लग रहा है, किसी को फोन कर लिया, अपने दिल की बात बोल दी, जो सपोर्ट करेगा हमें नेचुरली, या छोटे छोटे तरीकों से हेल्प मांग ली। अगर कोई किराने की दुकान जा रहा है तो आप मेरे लिए भी कुछ ले आओ, या आप कहीं बीमा भराने जा रहे हो, ये रहा मेरा चेक, आप मेरे लिए भी भर लो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों से, जहां हमें बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, मदद मांगे, क्योंकि उससे भी हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो सकता है। सो इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प। जी पारुल, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हम उनकी कहानी समझ पा रहे हैं या उनकी स्थिति समझ पा रहे हैं, और ऐसे लोगों को शायद इस बातचीत से हिम्मत मिले। एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपके अपने घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, खासकर अगर मानसिक रूप से वो बीमार है और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो याद रखिए कि कहीं ना कहीं वो देखभाल करने का असर आप पर भी पड़ रहा है। तो दूसरे व्यक्ति की तो देखभाल कीजिए ही, खुद की भी देखभाल कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, और अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी सेल्फिश होना नहीं कहलाता है। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे, खुद ठीक रहेंगे, तब भी आप किसी और की देखभाल कर पाएंगे। पारुल, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत मैसेज के लिए और इतने अच्छे से बहुत बात हमको समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऋचा।